जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम टू द यूपीएससी और जिंदगी नामा। साथियों, आप सबको मालूम है कि इस चैनल पर हम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से करियर और जिंदगी पर संवाद। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर उदयभान सिंह सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद संदीप, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप निरंतर कुछ न कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं। यह आपके रचनात्मक सोच को दर्शित करता है, इसलिए मैं आपको शुभकामना दे रहा हूं कि आपकी रचनात्मक क्षमता में और निखार आए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। साथियों, सर ने जो नया शुरू करने की बात कही है वो नया ये है कि कई दिनों से एक विचार चल रहा था कि विदेश नीति पर एक आम व्यक्ति को कैसे समझ प्रदान करने में हमारा क्या योगदान हो सकता है। तो इस संदर्भ में हमने सर से बात की, तो सर ने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला। तो सर ने कहा कि चलो हम एक विदेश नीति पर पूरी सीरीज चलाते हैं जिसमें हम विदेश नीति के विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण ये था कि विदेश नीति की चर्चा की कैसे जाए। तो सर ने कहा, सर का एक सजेशन आया कि प्रधानमंत्रियों के काल से हम विदेश नीति का प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम नेहरू जी के बारे में, उनकी विदेश नीति के बारे में चर्चा करें। उससे पहले हम विदेश नीति के विकास क्रम, सामान्यतः विदेश नीति क्या होती है, उसको हम सर से समझेंगे। साथियों, सर का यहाँ उपस्थित होना विशेष रूप से इसलिए हमारे लिए एक सम्मान की भी बात है और आप सबके लिए अच्छा ये है कि सर की किताब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर मैग्रा हिल पब्लिकेशन से, जो अमेरिकन पब्लिकेशन है, उससे आ चुकी है। तो सर एक बहुत वाजिब व्यक्ति हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विदेश नीति पर सर से बात की जाए। तो सर, आज हमारा मार्गदर्शन आप विदेश नीति पर करने वाले हैं। धन्यवाद संदीप। तो सर, हम विदेश नीति पर आपसे जिज्ञासाएं हम अपनी प्रकट करें। इससे पहले हम जानना चाहते हैं कि सर, एक सामान्य व्यक्ति को यदि विदेश नीति समझना हो तो हम जैसे पहली ही लाइन में आपसे जानना चाहेंगे विदेश नीति की परिभाषा क्या हो। देखिए, विदेश नीति की बहुत ही सिंपल परिभाषा संदीप है। विदेश नीति उन सिद्धांतों का या नियमों का या तत्वों का समूह होती है जिसके आधार पर किसी देश द्वारा विभिन्न देशों के साथ अपने संबंधों को स्थापित करता, विभिन्न देशों के साथ अंतर क्रिया करता, विभिन्न देशों के साथ व्यापार करता। विदेश नीति के माध्यम से वह अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने आप की उपस्थिति दर्ज कराता। तो हम साधारण शब्दों में कह सकते कि विदेश नीति सिद्धांतों या नियमों का एक समूह होती है जिसके आधार पर किसी भी देश द्वारा अपने संबंध अन्य देशों के साथ स्थापित किया जाता, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन किया जाता। बिल्कुल सर, ये तो रही परिभाषा। अब हमें थोड़ा सा हम सब जानते हैं कि सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ और भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी हुए। तो हम जानना चाहेंगे सर कि 1947 से लेकर सन 1950 तक का जो पीरियड रहा, जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस उतने 3 सालों का एक पीरियड में क्या कुछ नए परिवर्तन हुए, उन बदलावों से आप हमें रूबरू करवाएं। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वह अपनी विदेश नीति का निर्धारण कैसे करे। एक तो भारत हाल ही में स्वतंत्र हुआ, जिस पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव था, ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव था। भारत की नौकरशाही, भारत का जनमानस, भारत की शैक्षणिक संस्थाएं, भारत के अन्य संस्थान ब्रिटिश परंपरा से प्रभावित थे, ब्रिटिश नीतियों से प्रभावित थे। और इसके साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के कुछ वर्ष बाद भारत स्वतंत्र हुआ। तो वैश्विक स्तर पर भी विश्व में स्थिरता नहीं थी। विश्व में एक नए प्रकार का अंतर्द्वंद शुरू हो चुका था जिसे हम शीत युद्ध का नाम देते हैं। तो ऐसे समय में भारतीय नीति निर्माताओं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम अपने विदेश नीति का निर्धारण कैसे। उनके पास अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव की कमी थी, प्रतिभा की क्षमता की कमी नहीं थी, सिर्फ अनुभव की कमी थी। और 1947 से लेकर 1950 तक का जो दौर था, वैश्विक मामलों और भारत के घरेलू मामलों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विदेश नीति का निर्धारण
किसी एक आधार पर नहीं होता। जब भी एक देश द्वारा अपनी विदेश नीति का निर्धारण किया जाता तो उसे इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों को ध्यान में रख करके कदम उठा। इतिहास से हमें सीखने का अनुभव मिलता, इतिहास हमें आदर्शों को बताता कि किन आदर्शों पर भारत काम किया, हमारे दार्शनिक पहलू क्या, हमारी सामाजिक स्थिति क्या, आर्थिक स्थिति क्या। इतिहास से हम अच्छे और बुरे दोनों विषयों के बारे में सीखते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का राजनीतिक नेतृत्व बौद्धिक रूप से परिपक्व था, भले व्यवहारिक अनुभव उसे नहीं था। तो और भारत गुलामी की दास्ता को तोड़ करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी नई भूमिका निभाने के लिए तैयार था। तो ऐसे समय में भारत ने जो विदेश नीति का मॉडल तैयार किया, भारतीय नीति निर्माताओं ने जो मॉडल बनाया, वह कहीं न कहीं उपनिवेशवाद के विरोध पर, नस्लवाद के विरोध पर, शोषण के विरोध पर आधारित थे। समानता की हम बात करते थे, हम संप्रभुता की बात करते थे, क्षेत्रीय अखंडता की बात करते थे। तो हम औपनिवेशिक काल में जो हमारे साथ हुआ था बुरा व्यवहार, उसको ध्यान में रखते हुए उनको हम अपनी विदेश नीति का मूल तत्व बनाना शुरू किया। जैसे उपनिवेशवाद का विरोध, नस्लवाद का विरोध, शोषण का विरोध, असमानता की नीति या एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, इनको लेकर के हम आगे बढ़े। बिल्कुल सर, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी का भी यही कथन था कि भारत की विदेश नीति की जो जड़ें हैं उसकी सभ्यता, परंपराओं और स्वतंत्रता के बहुत जो मूल्य थे उनमें निहित होती हैं। सर अब हमें ये समझना होगा, क्योंकि आज का हमारा एपिसोड हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी को डेडिकेटेड है। आज उन्हीं की विदेश नीति और उन्हीं के काल में घटे हुए घटनाक्रमों पर बात करेंगे। तो हम सबसे पहले ये समझना चाहते हैं कि श्री जवाहरलाल नेहरू जी की जो सोच थी, उनका जो व्यक्तित्व था, उसने भारत की विदेश नीति को किस हद तक प्रभावित। देखिए, पंडित नेहरू की राजनीतिक सोच जो थी बहुत स्पष्ट थी, लेकिन पंडित नेहरू एक आदर्शवादी राजनेता थे। उनकी राजनीतिक सोच पर अंतर्राष्ट्रीय विषयों के संदर्भ में, या हम कहें कि विभिन्न देशों के साथ भारत कैसे संबंध स्थापित करे, इसको लेकर पंडित नेहरू ने आदर्शवाद पर अधिक बल दिया। पंडित नेहरू की विदेश नीति बहुत स्पष्ट थी। उनकी विदेश नीति का मूल बिंदु स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनाए गए आदर्श, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनाए गए दार्शनिक मूल्य, या स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो हमने पीड़ा झेली थी, उसी के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। तो पंडित नेहरू के सामाजिक आर्थिक विचारों और राजनीतिक विचारों को हमें 3 भागों में बांटकर देखना। पंडित नेहरू के आर्थिक विचार जो थे पूंजीवाद से मिलते थे, उनके सामाजिक विचार समाजवाद से मिलते थे, और उनके राजनैतिक विचार जो थे आदर्शवाद से प्रेरित थे। तो पंडित नेहरू भारत के विदेश नीति के शिल्पकार माने जाते हैं। स्वाभाविक भी है कि उन्हें देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनने का गौरव मिला, अवसर मिला, तो निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व, उनके विचारधारा, उनके सिद्धांतों का भारत के ऊपर, भारत की चाहे घरेलू नीति हो और विदेशी नीति हो, उन पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तो संदीप जी, आपने जो पूछा, पंडित नेहरू की विदेश नीति आदर्शवाद पर अधिक केंद्रित थी। पंडित नेहरू की विदेश नीति नैतिकता पर अधिक केंद्रित थी। पंडित नेहरू की विदेश नीति में आक्रामकता का अभाव था। पंडित नेहरू की विदेश नीति में व्यवहारिकता का अभाव था। लेकिन सर, जैसा कि आपने कहा कि पंडित नेहरू की विदेश नीति में आदर्शवाद ज्यादा था, नैतिकता ज्यादा थी, एक आक्रामकता का अभाव निश्चित तौर पे देखने को मिलता है, जैसा कि आगे हम भारत चीन संबंध पर थोड़ा सा पंचशील समझौतों पर बात करेंगे। सर अब हमारे लिए समझना ये जरूरी है कि सब जानते हैं कि सन 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। 45 में जैसे ही
हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराया, उसके बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो समाप्त हुआ और अब दुनिया एक नए दौर में चली गई जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं, जो 1945 से 91 तक चला, जब सोवियत यूनियन का पतन हुआ। तो सर हमें ये समझना होगा कि बहुत महत्वपूर्ण जो है कि एक टर्म आता है विदेश नीति के संदर्भ में, गुटनिरपेक्षता। तो इस शीत युद्ध के काल में जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी विदेश नीति को गुटनिरपेक्ष रखा। इस संदर्भ में कुछ हमारा मार्गदर्शन। संदीप, इस पर हम चर्चा करने के पहले थोड़ा सा आपको हम 1947 से 1950 के बीच की जो दो घटनाएं हैं जी, इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा और कोरिया का मुद्दा, इस पर हम चर्चा पहले करना चाहते हैं, क्योंकि पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत बाद इन दो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से रूबरू होना पड़ा, जिन्हें उन्हें अपने विदेश नीति को स्पष्ट करना पड़ा। हालांकि इन दोनों बिंदुओं पर पंडित नेहरू की नीतियों की आलोचना हुई है, लेकिन फिर भी इस नीति की शुरुआत हम कहें कि भारत की विदेश नीति की ओपनिंग इन्हीं दो घटनाओं 1948 में इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा काफी गंभीर होता है, उभर करके सामने आता है, जब संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव आया कि उस भौगोलिक क्षेत्र को विभाजित करके दो राष्ट्र बना दिया जाए। लेकिन पंडित नेहरू यहाँ पर विरोध में थे। पंडित नेहरू कभी नहीं चाहते थे कि वह इजराइल और फिलिस्तीन का बंटवारा हो, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोध में थे। वह चाहते थे कि फिलिस्तीन एक एकीकृत संघीय राज्य के रूप में स्थापित हो, उसके दो भाग राज्य हो, एक फिलिस्तीन और दूसरा इजराइल, एक यहूदियों के लिए हो, दूसरा मुसलमानों के लिए। पंडित नेहरू फिलिस्तीन संघीय गणराज्य की बात करते थे, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों। इसका फिलिस्तीन ने विरोध भी किया और इजराइल ने विरोध किया। पंडित नेहरू की विदेश नीति के लिए शुरुआती दौर में झटका था, उनकी इजराइल और फिलिस्तीन दोनों द्वारा पंडित नेहरू की इस विदेश नीति का, इस दृष्टिकोण का विरोध किया। तो पंडित नेहरू के यहाँ पर आलोचना होती है कि शुरुआती दौर में उनको एक झटका। पंडित नेहरू कहीं न कहीं अरब देशों के तरफ झुके हुए थे। इजराइल को जरूर हमने राजनीतिक मान्यता दिया, लेकिन पंडित नेहरू के कार्यकाल में इजराइल के साथ हमारे संबंध जो थे, कोल्ड संबंध थे, उसमें बहुत गर्मजोशी नहीं थे, गर्मी नहीं। एक पंडित नेहरू के शब्द। दूसरा, कोरिया युद्ध के समय पंडित नेहरू को एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ी थी उन्होंने, लेकिन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने कहा कि पंडित नेहरू तो एक सोशलिस्ट है, वह डेमोक्रेटिक ही नहीं। तो यहाँ पर पंडित नेहरू की नीति की आलोचना होती है। तो पंडित नेहरू को शुरू में ही जो है कहीं न कहीं झेलना पड़ता, उनकी विदेश नीति को लेकर आलोचना। लेकिन इसका आशय यह नहीं कि पंडित नेहरू की विदेश नीति की महत्वहीन रही है या पंडित नेहरू ने भारत की विदेश नीति को एक नई दिशा देने में सफल नहीं हुए। अब हम आपके मूल प्रश्न की तरफ आ रहे हैं, थोड़ा उत्तर बड़ा हो रहा है। नहीं सब ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करना चाहूंगा, गुटनिरपेक्षता को। हम चाहेंगे सर कि आप ये समझाएं कि जब दुनिया दो गुटों में बटी, जैसा कि मैंने 1945 के बाद जो शीत युद्ध शुरू हुआ उसकी बात कर रहा हूँ, अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी विचारधारा के अंतर्गत पूरी आधी दुनिया एकजुट हुई और सोवियत यूनियन के नेतृत्व में साम्यवादी रूस के संदर्भ में एक समाजवादी दृष्टिकोण के साथ दुनिया एक हुई। लेकिन नेहरू जी ने इस समय किसी एक का दामन थामने के बजाय गुटनिरपेक्षता का रास्ता क्यों चुना, पहले तो आप ये बताएं, और क्या ये केवल आदर्श था या इसके पीछे भारत के विकास के लिए कोई सोची समझी रणनीति? देखिए, हमारी मजबूरी थी। मैं बहुत स्पष्ट रूप में कहना चाहूंगा कि कोई भी देश जो स्वतंत्र होता है, नवोदित देश होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर अस्तित्व में आता है, तो वह किसी गुट का मेंबर नहीं बनना चाहता है जी। वह किसी गुटबाजी में नहीं पड़ना चाहता, वह अपने विकास के लिए एक स्वतंत्र रास्ता। तो हमारे सामने विकल्प सीमित थे। सीमित क्या, दो ही विकल्प थे, या तो हम सोवियत संघ के साथ जा या हम अमेरिका के साथ जा।
तो सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट हुआ था, अमेरिका के नेतृत्व में नाटो का गठन हुआ था। तो हमारे सामने मजबूरी थी, हमें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का भी समर्थन चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का समर्थन चाहिए। तो इसलिए हम सोवियत संघ के साथ भी खुलकर नहीं जा सकते, और हम दूसरी तरफ हम कहीं ना कहीं अपने आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा देना चाहते थे। हम बाजारवादी ताकतों पर निर्भर नहीं होना चाहते थे, क्योंकि बाजारवादी ताकतों द्वारा ही हमारा शोषण किया गया था। तो इसलिए हम सोवियत संघ की तरफ भी हमारा झुकाव था। जैसा कि मैं पहले भी कहा कि पंडित नेहरू के आर्थिक विचार पूंजीवाद से मिलते जुलते थे, राजनीतिक विचार समाजवाद से मिलते जुलते थे। तो हमारे सामने विकल्पों का अभाव था, चयन की कमी थी, चयन की स्वतंत्रता नहीं थी। हम स्वर्णिम भारत के विकास को दृष्टिगत रखते हुए हमारे लिए बेहतर यही था कि हम दोनों के साथ न जाकर के एक अलग से रास्ता तैयार करें, जिसकी शुरुआत एक तरह से बांडुगु सम्मेलन से होती है। 1961 में ब्रेडगेट सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत, लेकिन उसके पहले गंगा में बहुत पानी बढ़ चुका था। उसके पहले भारत को अनेक मुद्दों पर अपनी नीतियों को स्पष्ट, तो भारत ने जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, यह निष्क्रियता की नीति नहीं है, यह सक्रिय तटस्थवाद की नीति है। सामान्यतः कहा जाता, गुटनिरपेक्षता का आशय संदीप लोग यह लगाते हैं कि विभिन्न मुद्दों के प्रति हम तटस्थ, ऐसा नहीं है। भारत ने जो गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया है वह निष्क्रियतावाद नहीं है। हम इस संदर्भ में गुटनिरपेक्ष हैं कि हम किसी एक गुट का, एक गठबंधन का हम हिस्सा नहीं बनेंगे, न कि हम मुद्दों के प्रति हम तटस्थ हैं। हम मुद्दों के प्रति सक्रिय रहेंगे, विभिन्न मुद्दों के प्रति, विचारधाराओं के प्रति हम सक्रिय होकर कार्य करेंगे और उनके प्रति हमारा एक स्पष्ट दृष्टिकोण होगा। हम गुटनिरपेक्ष रहते हुए भी, चाहे वह इजराइल का एपिसोड रहा हो, कोरिया का एपिसोड रहा हो, अनेक ऐसे विषय आए हों जहां भारत ने खुलकर अपने विषय को लोगों के सामने रखा, अपने विचार को सामने रखा। सर, बीच में टोकने के लिए माफी चाहूंगा। बात नहीं सर, मैं ये समझता हूँ कि भारत की विदेश नीति, आपने जैसा कि बताया भी, लेकिन थोड़ी थोड़ी एक समझ डेवलप हो रही है कि कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति उस समय दो दृष्टिकोण पर आधारित रही होगी। एक तो पंडित नेहरू को ये समझ थी कि भारत में एक स्ट्रेंथ है, आगे जाके सुपर पावर बनने की क्षमता है, और दूसरे कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमजोरियां पता थी, आर्थिक रूप से हम कमजोर थे, इसलिए हम पूंजीवादी राष्ट्रों से भी एक संतुलन बना करके चलते थे। बिल्कुल सर, अब हम थोड़ा सा आपका जानना चाहेंगे दृष्टिकोण 1947 के एशियाई सम्मेलन से लेकर के 1955 तक के बांडुंग सम्मेलन तक नेहरू जी ने भारत को तीसरी दुनिया की आवाज के रूप में पेश किया। वे अफ्रीका और एशियाई देशों को एक साथ क्यों लाना चाहते थे? क्या भारत की इसमें भूमिका कैसी रही? देखिए, 1947 से लेकर 1955 के दौरान जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए वह भारत को चिंतित भी करे, भारत को अपना रास्ता तैयार करने के लिए सोचने पर मजबूर किया। तो किसी भी देश की विदेश नीति अचानक अस्तित्व में नहीं आती है, उसका एक क्रमिक विकास हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमें केवल बाह्य मोर्चे पर ही काम नहीं करना था, हमें घरेलू मोर्चे पर भी हमें काम करना पड़ा। समस्या, देश विभाजन के कारण पाकिस्तान के साथ भी हमें उलझना पड़ा, आज भी हम पाकिस्तान के साथ उलझे हुए हैं। तो 1947 से 1955 के बीच का दुनिया में शीत युद्ध की तीव्रता लगातार बढ़ती गई। अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा विभिन्न देशों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए सभी प्रकार के नीतियां अपनाई गई। छल, प्रपंच, भय, आर्थिक प्रलोभन की नीति अपनाई गई। भारत पर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली दबाव भी बनाया गया, प्रलोभन भी दिया गया, आकर्षण भी उत्पन्न करने का प्रयास किया गया।
लेकिन पंडित नेहरू एक दूरदर्शी नेता थे, इतिहास की समझ रखते थे, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता के साथ भाग लिए थे, एक इलीट क्लास से आए थे। उनके पिता मोतीलाल नेहरू भी एक बौद्धिक प्रतिभा के धनी, विभिन्न विषयों की समझ थे, महात्मा गांधी का सानिध्य उन्हें पर। ऐसे में पंडित नेहरू को लगा कि हमें जो है किसी एक गुट का मेंबर न बन करके हमें अपने लिए एक अलग रास्ता तलाशनी है, और जो एशिया के देश थे या अफ्रीका के अधिकांश देश या कहीं न कहीं अतीत में उपनिवेश थे, चाहे ब्रिटेन के उपनिवेश थे या फ्रांस के उपनिवेश थे या अन्य यूरोपीय देशों के, तो उनकी साथ उनकी समस्या और हमारी समस्या दोनों सेम थी। एशिया में भी गरीबी, शोषण, बेरोजगारी, भूखमरी थी, तो अफ्रीका भी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, शोषण से पीड़ित। उन दोनों की समस्याएं, हमारी समस्या और उनकी समस्या एक थी, हम दोनों का शोषक एक था। तो ऐसे में हमारे और उनके बीच काफी समानता थी। तो पंडित नेहरू ने एशिया अफ्रीका के देशों के बीच एक सेतु का काम करने का प्रयास किया। महात्मा गांधी के विचारों को, महात्मा गांधी ने अफ्रीका में जो कुछ किया था उसको सामने रख करके पंडित नेहरू ने अफ्रीकी देशों को धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 1954 में पंचशील समझौता होता, 1955 में बांडगू सम्मेलन होता है। तो इन दो सम्मेलनों के माध्यम से भारत ने अपनी विदेश नीति के आधारभूत तत्वों का एक तरह से निर्धारण किया, परिभाषा दिया, और उसके आधार पर हमने विभिन्न देशों के साथ आगे संबंध बनाने का निर्णय किया और कमजोर देशों की आवाज बनने का हमने प्रयास किया, जो आज भी वह प्रयास जारी है। बिल्कुल सर, आपने पंचशील सिद्धांत का अपने जवाब में जिक्र किया, तो मैं समझना चाहूंगा 1954 में चीन के साथ जो पंचशील समझौता हुआ, नेहरू जी की विदेश नीति का सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता है, और ये 5 सिद्धांत क्या थे, थोड़ा सा हमें आप बताने का प्रयास करें। और सर, नेहरू जी को क्यों लगा कि ये सिद्धांत पूरी दुनिया में शांति लाने का एक फार्मूला बन सकता है? जो पंचशील के सिद्धांत थे, जो 5 बिंदु थे, वह अपने जैसे अहस्तक्षेप की नीति, अनाक्रमण की नीति, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की नीति, परस्पर सहयोग की नीति, समानता की नीति, यह 5 बिंदु जो है कहीं न कहीं जो होते हैं एक प्रकार से मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता को व्यक्त, एक दूसरे के सम्मान की रक्षा, जैसे हम कहें क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता। प्रत्येक देश की अपनी संप्रभुता होती है, आंतरिक संप्रभुता भी होती है, बाह्य संप्रभुता। प्रत्येक स्वतंत्र देश को अपने आंतरिक मामलों में, बाह्य मामलों में निर्णय लेने की आजादी होती है। हम एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना, सम्मान पाने के लिए सम्मान देना भी पड़ता है। अगर दक्षिण एशिया की समस्या है तो दक्षिण एशिया के देशों को मिलकर हल खोजना चाहिए, इनमें किसी बाहरी देश का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। क्षेत्र के जो ताकतें, चाहे बड़ी ताकतें छोटी, उनके बीच परस्पर सहयोग होना चाहिए। क्षेत्रीय एकता से वैश्विक एकता को बढ़ावा मिलता है। अगर क्षेत्रीय एकता नहीं, क्षेत्रीय अस्थिरता है, क्षेत्रीय अनस्टेबिलिटी है, तो इससे विकास और सुरक्षा प्रभावित हो। तो वर्तमान में भी क्षेत्रीय स्थिरता, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे वर्तमान को हम देखें, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंदी बना करके ले जाना यह क्षेत्रीय अखंडता के विपरीत है, स्थिरता, और वेनेजुएला की संप्रभुता के विपरीत है। पंचशील का सिद्धांत अहस्तक्षेप की बात करता है कि किसी देश के आंतरिक मामलों में हम किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। संदीप, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि आज भी भारत की विदेश नीति का मूल बिंदु
एक अहस्तक्षेप की नीति। लेकिन भारत पर भी आरोप लगता है कि हमने लंका में हस्तक्षेप किया, पाकिस्तान में हस्तक्षेप किया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान में, या नरेंद्र मोदी जी पर भी आरोप लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में हस्तक्षेप किया। लेकिन यह हस्तक्षेप नहीं, और हस्तक्षेप की नीति यह नहीं कहती है कि हमें आत्म सुरक्षा का अधिकार नहीं होना चाहिए, और हस्तक्षेप की नीति सामान्य परिस्थितियों में लागू होती है। अगर हस्तक्षेप की नीति के कारण हमारी एकता अखंडता प्रभावित हो रही है, हमारे विकास को चुनौती दी जा रही है, हमारे देश में कानून एवं व्यवस्था, तो हमें आत्मरक्षा के लिए संबंधित देश में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। बिल्कुल सर, पंचशील समझौता आपने बड़े शानदार तरीके से और बहुत होलिस्टिक वे में बताया, जिससे कि आज के दौर की भी समझ हो। सर, हम जानना चाहेंगे, जब पंचशील समझौता और चीन की बात चल ही रही है तो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। एक नारा दिया जाता था उस दौर में, हिंदी चीनी भाई भाई। उस नारे से लेकर 1962 के युद्ध तक का सफर विदेश नीति के संदर्भ में नेहरू जी के काल की एक सबसे दुखद अध्याय के रूप में जोड़ा जाता है। क्या नेहरू जी चीन के विस्तारवादी इरादे को भांपने में पूरी तरह नाकाम रहे थे? इस युद्ध ने उनके गुटनिरपेक्षता के दावों को कितना चोट पहुंचाया? देखिए, निस्संदेह पंडित नेहरू चीन की कूटनीति को समझ नहीं पाए, या कहिए कि पंडित नेहरू ने चीन पर आंख मूंद करके विश्वास किया। चीन का एक दार्शनिक था कॉन्फ्यूशियस, जिसका उसका विश्व प्रसिद्ध कथन है, किसी को धोखा देना नहीं चाहिए, भले खुद धोखा खा जाए। लेकिन चीन के राजनीतिज्ञों ने इसके ठीक विपरीत काम किया। 1955 के बाद ही चीन के दृष्टिकोण में बदलाव आना शुरू हो गया। अमेरिका के कुछ रिसर्च संस्थानों ने पंडित नेहरू को समय समय पर इनडायरेक्टली आगाह भी किया, लेकिन पंडित नेहरू समझ नहीं पाए, या पंडित नेहरू जानबूझ करके, या पंडित नेहरू ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए, आत्मविश्वास का अत्यधिक शिकार हो गए चीन के संदर्भ। हाँ, चीन के संदर्भ। जैसा हम भारतीयों का स्वभाव है, किसी पर जब विश्वास करते हैं तो आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, वहां किंतु परंतु नहीं होता। ये हमारे कोर कंसेप्ट। हाँ, उसका शिकार वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी भी हुए कि अमेरिका पर हमने विश्वास किया, लेकिन यह सतर्क भी थे विश्वास कर। पंडित नेहरू सतर्क नहीं थे, विश्वास किया। तो चीन पर विश्वास करने के कारण हमें धोखा मिला। और जो 1962 की युद्ध की बात कर रहे हैं, यह पंडित नेहरू के आदर्शवाद और वैश्विक राजनीति के प्रति उनके दृष्टिकोण का एक वास्तविक परीक्षण था कि वैश्विक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल आदर्शवाद और नैतिकता से नहीं चलते हैं। वैश्विक राजनीति का संचालन शक्ति से भी होता। 1962 के युद्ध ने भारत की विदेश नीति को पूरी तरह से बदल दिया, पंडित नेहरू को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अपने अंतिम समय में पंडित नेहरू ने यह महसूस किया कि हमारी नीति जो थी आदर्शवाद पर आधारित थी, जो पूर्णतया उपयुक्त नहीं थी। वैश्विक राजनीति में शक्ति का भी होना जरूरी है। बिल्कुल सर, अब दो चीजें हम समझेंगे इस बातचीत की। एक पंडित नेहरू की नीतियों की, जो विदेश नीति की आलोचना के संदर्भ में, एक उनकी जो तारीफ थी, जो उनकी विशेषता थी, उसके संदर्भ में। तो सर, हम पहला सवाल महत्व से लेंगे, उनकी विशेषताओं से लेंगे। हम श्री शशि थरूर जी के एक कथन को कोट करेंगे। उन्होंने कहा था कि नेहरू जी ने भारत को उसकी सैन्य और आर्थिक शक्ति से कहीं बड़ा नैतिक कर दिया। क्या उस समय की ये सॉफ्ट पावर ही थी जिसकी वजह से भारत गरीब होने के बावजूद दुनिया के बड़े फैसलों पर अपनी बात रख पाता था? उसका भारत को क्या लाभ? देखिए, जो आपका प्रश्न है कि शशि थरूर जी ने कहा कि पंडित नेहरू ने भारत को नैतिक रूप से मजबूत बनाया, तो जहां तक मैं समझता हूं, निस्संदेह पंडित नेहरू का दृष्टिकोण या पंडित नेहरू का भारत की विदेश नीति के संदर्भ में आदर्शवादी सोच ने
हमको सम्मान दिलाया। उनके द्वारा सृजित किए गए पंचशील के सिद्धांत या बांडुगु सम्मेलन में बनाए गए 10 सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है, उनकी उपयोगिता आज भी है। लेकिन वैश्विक राजनीति केवल नैतिकता से नहीं चलती है। वैश्विक राजनीति में हम अपनी भूमिका केवल नैतिकता के आधार पर सुनिश्चित नहीं कर सकते। जहां चीन जैसे कपटी पड़ोसी हो, जहां पाकिस्तान जैसे नीच पड़ोसी हो, हम इनके लिए बहुत निकृष्ट शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम उनके साथ मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। वह हमारे लिए एक सम्मानजनक शत्रु की भी भूमिका का निर्वाह नहीं करते हैं। बिल्कुल सर। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता की बात वहीं तक संभव है जब दूसरा पक्ष भी नैतिकता की बात करता हो, दूसरा पक्ष भी नैतिकता की बोली को समझता। लेकिन जब दूसरा पक्ष नैतिकता की बात नहीं समझता, दूसरा पक्ष साम्राज्यवाद विस्तार की नीति अपनाता हो, उपनिवेशवाद की अपनाता हो, कपटबाजी करता हो, हमेशा वह हमें अस्थिर करने का प्रयास करता हो, तो ऐसे में नैतिकता की नीति सेकेंडरी हो जाती है, आक्रामकता की नीति हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। क्लियर हुआ? सर, अब जब भारत के नेहरू जी के काल की विदेश नीति का महत्व और हमारे सॉफ्ट पावर की बात चल रही है, तो एक सवाल मेरा है कि नेहरू जी की विदेश नीति का एक बड़ा हिस्सा भारी उद्योगों के लिए विदेशी मदद जुटाने का था। उन्होंने किस तरह संतुलन बनाया कि उन्होंने अमेरिका से अनाज और सोवियत संघ से स्टील प्लांट दोनों उनको मिल सके? क्या यह उनकी कूटनीति की सबसे बड़ी सफलता थी? देखिए, बिल्कुल उस समय भारत के सामने खाद्य सुरक्षा की समस्या काफी गंभीर जी। तो इसलिए हमें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका से खाद्यान्न सहायता या अमेरिका PL 480 के अंतर्गत जो उसका एक कानून है जो गरीब देशों को रियायती दर पर या निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराता, उसके अंतर्गत भारत को तो पंडित नेहरू कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत वह अमेरिका के साथ भी अपने निकट संबंध को स्थापित करना चाहते थे। और दूसरी तरफ पंडित नेहरू देश के आर्थिक विकास के लिए सोवियत संघ से जो है पूंजी निवेश की अपेक्षा करते थे। तो पंडित नेहरू ने केवल सोवियत संघ से ही बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए सहायता नहीं लिया, ब्रिटेन और जर्मनी से भी सहायता लिया। जो दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में 4 बड़े स्टील के कारखाने स्थापित किए गए, जिसमें सोवियत संघ, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला में स्थापित किया गया, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर में स्थापित किया गया, भिलाई और बोकारो में सोवियत संघ के साथ। तो पंडित नेहरू देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए पूंजीवाद और गैर पूंजीवादी दोनों देशों का सहारा लिया। ब्रिटेन से हम सहारा ले रहे हैं तो पूंजीवादी, जर्मनी से सहारा ले रहे हैं तो पूंजीवादी, सोवियत संघ से ले रहे हैं तो गैर पूंजीवादी। तो पंडित नेहरू की जो आर्थिक विचारधारा है उसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का मिश्रण पाया जाता। तो इसलिए पंडित नेहरू को भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक भी, फादर भी कहा जाता। बिल्कुल सर। और नेहरू जी ने ऐसे एक उनका कथन, एक किताब मैंने पढ़ा था, उसमें था कि नेहरू जी ने ऐसे कारखाने लगाए जो बाद में चलकर के कारखानों को जन्म दे रहे थे, और वे एक तरफ भारत के बांधों को मंदिर कह रहे थे। तो सर, अब हम नेहरू जी की कुछ आलोचना की तरफ बढ़ेंगे। रजनी कोठारी एक जो है कि रणनीतिकार हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी काफ़ी उनकी समझ है। रजनी कोठारी को आप अच्छे से समझते हैं। उन्होंने कहा कि नेहरू की विदेश नीति संस्थागत होने के बजाय बहुत अधिक व्यक्ति केंद्रित थी। क्या नेहरू जी ने कूटनीति को इतना निजी बना दिया था कि उनके बाद के अधिकारी और नेता उन आदर्शों और यथार्थ के बीच संतुलन नहीं बना पाए? देखिए, हमेशा कोई भी नीति होती है सामान्यतया व्यक्ति केंद्रित हो जाती है जी। पंडित नेहरू का व्यक्तित्व उस समय के परिस्थितियों के अनुसार व्यापक था।
कि विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हो या शासनाध्यक्ष हो, वह पंडित नेहरू के साथ ही संवाद करना चाहते थे। तो पंडित नेहरू की विदेश नीति पूरी तरह से व्यक्तिवाद पर केंद्रित थी। हम पंचशील के सिद्धांतों को क्यों भूल जाते हैं? वह संस्था या बांडुगु सम्मेलन में लिए गए निर्णय क्यों भूल जाते हैं कि वह भी संस्थागत ही थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की बुनियाद भी संस्थागत थी। तो यह कहना कि पंडित नेहरू की जो नीति थी वह संस्थागत नहीं थी, गलत है। पंडित नेहरू की विदेश नीति संस्थागत भी थी, लेकिन जो व्यक्ति सत्ता के शिखर पर होता उसके विचारों का, उसके सिद्धांतों का, उसकी सोच का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक होता। तो पंडित नेहरू उस समय के सबसे प्रभावशाली नेता थे, जिन्हें वैश्विक नीतियों के बारे में अच्छी तरह से समझ थी, मूल्यों के बारे में, और उनका एक प्रभाव था। तो उसके कारण वैश्विक स्तर पर मिला उनको हाँ, यह सही है कि यहाँ पर थोड़ा सा पंडित नेहरू को भारत को आगे करना चाहिए। वो भारत को आगे न करके वह अपने को आगे किया, अपने परिवार को आगे किया, यह कहीं न कहीं सोच गलत थी। उस समय यह परसेप्शन एक तरह से बनाया गया कि नेहरू इज इंडिया, इंडिया इज नेहरू, यह पूर्णतया गलत था। लेकिन मित्र, इसका मतलब यह नहीं कि पंडित नेहरू की नीति में संस्थागत तत्वों का अभाव था। जहां तक आपने एक शब्द किया आलोचना की बात, तो हर व्यक्ति के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। तो पंडित नेहरू की नीति के भी पॉजिटिव पहलू हैं और निगेटिव पहलू हैं, दोनों। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप याद करिए, कुछ देर पहले हमने इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर पंडित नेहरू की नीति की आलोचना किया, या कोरिया प्रकरण में हमने आलोचना किया। पंडित नेहरू की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो गई। सर, यहाँ पर अपनी बातचीत के अंतिम पड़ाव में अब इस एपिसोड को समराइज करते हुए थोड़ा सा हम एक सवाल गुटनिरपेक्षता को फिर से लाएंगे। आज के संदर्भ में हम जब देखेंगे तो भारत इजराइल और फिलिस्तीन के संदर्भ में डीहाइफिनेशन पॉलिसी को अपनाता है। यानी कि जब हम इजराइल जाएंगे तो फिलिस्तीन नहीं जाएंगे, फिलिस्तीन जाएंगे तो इजराइल नहीं जाएंगे। और आज के संघर्षों में, तमाम संघर्षों में देखा गया कि भारत ने किस तरह से किसी भी पक्ष का साथ न रखते हुए, लेकिन फिर भी अपना पक्ष बहुत मजबूती के साथ रखा। इसको हम कहीं न कहीं गुटनिरपेक्षता से प्रभावित नहीं मान सकते। बिल्कुल नहीं। हमने शुरू में कहा कि भारत कभी भी निष्क्रिय नहीं रहा। भारत हमेशा सक्रिय तटस्थता की बात किया। वर्तमान में गुट निरपेक्षता 2.0 की बात हो रही है। जी सर। हाँ, वाजपेयी जी के शासन काल में उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके ब्रजेश मिश्रा ने 2011-12 में गुट निरपेक्षता 2.0 पर लेकर के एक बहुत बड़ा व्याख्यान दिया था। तो भारत वर्तमान में गुट निरपेक्षता की नीति का एक नया संस्करण ला चुका है, जिसे गुट निरपेक्षता 2.0 कहा जाता है। भारत अब विभिन्न मुद्दों से प्रभावित नहीं हो रहा, बल्कि विभिन्न मुद्दों को प्रभावित कर रहा। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित, संरक्षित और संवर्धित करने के लिए किसी भी विषय पर खुलकर बोलने लगा है। आपको याद होगा, कुछ वर्ष पहले भारतीय प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति से बातचीत करते हुए कहा कि राष्ट्रपति महोदय, यह युद्ध का समय नहीं है, शांति का समय है, बातचीत का समय। यूक्रेन और भारत युद्ध के संदर्भ में, यूक्रेन और रशिया युद्ध के संदर्भ में भारत के दृष्टिकोण को उन्होंने रखा। तो कहीं न कहीं वर्तमान में भारत गुट निरपेक्षता की नीति का परित्याग नहीं किया, बल्कि उसको नए सिरे से परिमार्जित किया। अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार गुट निरपेक्षता को नई दिशा देने का प्रयास किया। वर्तमान में भी हम इजराइल बनाम ईरान युद्ध में भी हम निष्क्रिय नहीं, हम तटस्थ भी नहीं है, और हम किसी गुट का मेंबर भी नहीं। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए
अरब के देशों के साथ भी संवाद स्थापित कर रहे हैं इजराइल। हम पंडित नेहरू के तरफ से तुष्टीकरण की नीति नहीं अपना रहे हैं। हम यहाँ पर पंडित नेहरू की अरब देशों और इजराइल की प्रति नीति की खुलकर आलोचना कर रहा हूं। पंडित नेहरू अरब के देशों के प्रति तुष्टीकरण की नीति को अपनाया था। पंडित नेहरू की विदेश नीति में मुस्लिम तुष्टीकरण का भी समावेश दिखाई पड़ता जब इजराइल और फिलिस्तीन की बात आती। लेकिन वर्तमान में भारत मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के स्थान पर संतुष्टिकरण की नीति को हम अपनाए हुए हैं। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित संवर्धित करने के लिए इजराइल के साथ भी संबंध बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी अपने संबंधों को बहुआयामी बना। संयुक्त अरब अमीरात के किंग का अपने सर पर गीता को रख करके मंदिर में जाना यह भारत के कूटनीति सांस्कृतिक कूटनीति की एक सफलता है। आज संयुक्त अरब अमीरात में मंदिर का निर्माण होता है और वहां का किंग अपने सर पर गीता और रामायण की पुस्तक रख करके मंदिर में जाता, कथा में सम्मिलित होता, तो इतना आसान नहीं था। ये हमारी सांस्कृतिक कूटनीतिक विजय है और हमारी विदेश नीति की संतुष्टिकरण का एक पहलू है। तुष्टिकरण की नीति न अपना करके हम संतुष्टिकरण की नीति अपना रहे हैं। बिल्कुल सर, ये भारत की सॉफ्ट पावर की एक बिल्कुल झलक हो सकती है। सर, अब इस बातचीत को हम इस एपिसोड के लिए यहाँ पर विराम इसलिए देंगे ताकि हम नए एपिसोड में पंडित नेहरू और कश्मीर मुद्दे को हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करें और हंगरी पर सोवियत यूनियन का जो आक्रमण था उसको भी हम अगले एपिसोड में आपसे बातचीत के दौरान डिस्कस करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड के लिए और इस पूरी श्रृंखला के लिए आपको हम विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद की कोई बात नहीं है संदीप, एक संवाद होना चाहिए, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए जिससे कि लोगों की क्रिया और प्रतिक्रिया हमें मिल सके और हम अपने नई पीढ़ी को या वर्तमान पीढ़ी को अपने अनुभवों से परिचित करा सके, इतिहास की घटनाओं को उनके सामने प्रस्तुत कर सके। तो इसलिए आपका जो प्रयास है वह एक सराहनीय, हम तो निमित्त मात्र हैं, सब कुछ तो आप कर रहे हो। नहीं सर, बिल्कुल। अब आज की जो हमारी चर्चा है इसको दर्शक इस चर्चा के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, विदेश नीति की क्या कुछ समझ प्रधानमंत्रियों के काल से हम प्रारंभ कर रहे हैं, तो आज नेहरू जी के संदर्भ में जो हमारी बातचीत हुई वो आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और इस एपिसोड को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम नेहरू जी को फिर से कंटिन्यू करेंगे, जो कुछ मुद्दे छूट रहे हैं सर से फिर हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आप इस वीडियो को देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और हो सके तो बहुत सारे अपने जो फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर कीजिए, जिससे विदेश नीति की समझ एक आम व्यक्ति में भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। थैंक यू सो मच। धन्यवाद संदीप।